नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सरकार और ब्यूरोक्रेसी की गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज पावर सेंटर में शुरुआत सबसे पहले उस खबर से जो कहते हैं अपने यहाँ कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो भी कई बार कारनामे बड़े बड़े करते हैं। हालांकि उनको छोटा मानकर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 3 छोटे जिलों की मैं बात आपको बताऊंगा जिन्होंने जनता को राहत देने के मामले में बड़े बड़े जिलों को, महानगरों को पछाड़ दिया है। अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के जो जनसुनवाई पोर्टल है उसमें इस बार शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह नंबर 1 पर हैं उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही अमेठी जो छोटा जिला है वहाँ की डीएम निशा आनंद दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी। इन 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने यूपी के बड़े बड़े महानगरों के जिलाधिकारियों को पिछाड़ दिया है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ने एक जनसुनवाई पोर्टल बना रखा है जिस पर प्रदेश भर की जनता अपने अपने जिलों से शिकायतें डालती है और उन शिकायतों का जिलाधिकारी के स्तर पर समीक्षाएं होती हैं, निस्तारण होता है। और कई बार ये बात सामने आती है कि पोर्टल पर नीचे के अधिकारी झूठी खबरें लगा देते हैं और जब वो मुख्यमंत्री के यहाँ आता है जांच में और रैंडमली उस पर फ़ोन करके शिकायतकर्ता से बात की जाती है तो पता लगता है कि शिकायतकर्ता ने तो कोई उसको राहतें नहीं मिली, उसकी परेशानी दूर नहीं हुई और पोर्टल पर रिपोर्ट लगी है कि मामला निस्तारित हो गया और शिकायतकर्ता संतुष्ट है। अकेले शाहजहांपुर इसलिए टॉप पर आया है कि शाहजहांपुर में 6000 से ज़्यादा शिकायतों का निस्तारण 1 महीने में धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कराया है। उनको सर्वोच्च पोजीशन इसलिए मिली है और इसमें भी खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शाहजहांपुर के 12 मामलों की जांच खुद कराई गई जिसमें सारी जांच सही पाई गई। यानी कि जो डीएम की रिपोर्ट थी उसमें पीड़ित शिकायतकर्ता संतुष्ट था और मुख्यमंत्री कार्यालय को जो फीडबैक मिला उसमें भी संतुष्ट नजर आया। तो 100% अचीव करके धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शाहजहांपुर को नंबर 1 पर पहुंचाया है, टॉप पर पहुंचाया है। हालांकि उन्हें गए अभी मात्र 6 महीना ही हुआ है, लेकिन शासन में भी उनकी कार्यशैली त्वरित निस्तारण वाले अफसर की थी। नगर विकास में धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तेजी से काम किया था। जिलाधिकारी के रूप में वो काफ़ी सफल नज़र आ रहे हैं और वो निर्णय तेज लेते हैं जिससे लोगों को एक्यूरेट अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचे। अमेठी की डीएम है निशा आनंद, वो भी पहले ज़िले में ही डीएम बनी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने ज़िले की रैंकिंग टॉप 3 में पहुंचा दी है। अभी तक अमेठी का नाम कहीं आता नहीं था और कहा जाए तो अमेठी बहुत छोटा ज़िला है, लेकिन नौजवान अफसर ने अपने ज़िले में आईजीआरएस में कई हजार शिकायतों का निस्तारण करके और झूठी जो रिपोर्ट लगाते थे उन अफसरों पर कार्रवाई करके 87% के करीब अंक हासिल किया है। अमेठी को 87% मिला है, मामूली बात नहीं है। तीसरे नंबर पर है श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे ज़िलों में है, पिछड़ा ज़िला है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जिसको डीएम बनाया जाता है या तो उसका ट्रायल लिया जाता है या कि ऐसे कहीं डीएम बनाना है तो बना दो। लेकिन अजय द्विवेदी ने श्रावस्ती में पिछले 3 महीने में लगातार उसको टॉप 3 में रखा है। एक जिलाधिकारी का जिला छोटा सा वो लगातार टॉप पोजीशन में आ रहा है और इस बार भी उन्होंने अजय द्विवेदी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। उनके ज़िले को 85% के करीब अंक मिले हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से जो पोर्टल पर जारी हुआ है। अब आप देखिए एक और कि ये 3 जिले छोटे छोटे, एक और राजधानी लखनऊ जो ज़िला है वो 36वें नंबर पर है सीएम के पोर्टल में।
कैबाल टाउन है, इसी तरह से बनारस, कानपुर और कई सारे ज़िले, मेरठ, बड़े बड़े ज़िले अभी वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो जो छोटे ज़िलों में अधिकारी रखे गए हैं ये मानकर कि इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, वो कमाल कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की रैंकिंग में लगातार गिरावट चल रही है। अमेठी और श्रावस्ती लगातार अपनी रैंकिंग बनाए हुए हैं। शाहजहांपुर ये अपने आप में अफसरों की कार्यशैली को दिखाता है, महानगरों के जिलाधिकारियों को आईना भी दिखाता है और बताता है कि काम जो मिले अगर उसको ठीक से किया जाए तो छोटे छोटे जिलों से भी लोग नाम रोशन कर सकते हैं और आगे चलकर उनको इसका इनाम भी मिलता है। ऐसा नहीं है। योगी सरकार में एक बात अच्छी है कि जिलाधिकारियों को लंबे समय तक मौका दिया जा रहा है काम करने का। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और बड़ा जिला देकर इनाम दिया जाए जिससे उनका मनोबल बढ़े। इसके लिए भी सरकार ने कई सारे उदाहरण पेश किए हैं। तो जो लोग छोटे जिलों में हैं वो उम्मीद रखें कि आने वाले परिवर्तन में उनके बहुत महत्वपूर्ण और पोस्टिंग मिल सकती है। इन सब कामों का उनको इनाम भी मिल सकता है। अब एक खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। जो दो लड़कों की जोड़ी थी, यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच जो इंडिया को लेकर एक गठबंधन बना था, वो गठबंधन लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में टूटता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि कांग्रेस और सपा के रिश्तों में खटास आ चुकी है, लगातार बयानबाजी जारी है और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो ये यूपी के दोनों दिग्गज हैं ये बिहार के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की दिशा तय करेंगे, तस्वीर साफ करेंगे। वैसे महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव के बाद से कांग्रेस और सपा के बीच तल्ख रिश्ते हैं, नाराजगी है, बातचीत बंद है। चर्चा ये बात में आती है कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कांग्रेस जिस दिशा में तैयारी कर रही है, उनके नेताओं का दबाव है कि कम से कम 200 विधानसभा सीटों पर अगर गठबंधन हो तो सपा के साथ लड़ा जाए। 200 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे पाएगी, ये बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में 403 में से, और सीट चाहिए 200। अभी एक सांसद था तो कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी तब 6 सांसद हो गए लोकसभा में। बहुत ज़्यादा होगा तो 70-80 सीट पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता करने की इच्छा रखेगी। कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि अगर समाजवादी पार्टी से भरपूर सीट न मिले तो फिर बसपा से गठबंधन कर लिया जाए। अब उसके ये कोशिश और चुनाव की तैयारियां दोनों तब आकर बिखर जाती हैं जब मायावती उनको दो टोक कह देंगी कि भाई तुम्हारे पास ना गठबंधन है, ना तुम्हारे पास वोट बैंक है, ना तुम्हारे पास जातीय कोई समीकरण है, ना संगठन है, तो कैसे इतनी सीटें आपको दी जाएंगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों कांग्रेस की इन धमकियों से बेफिक्र हैं। उन्हें पता है कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो सिकुड़ चुका है। कांग्रेस उनके साथ जाएगी भी तो सीटें ज़्यादा भले ले ले पर उसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मायावती के पास भी वोट बैंक ज़्यादा नहीं बचा है। आप ये कह सकते हैं कि मायावती का वोट बैंक अब दहाई तक रह जाएगा, इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी ओर यूपी में जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो असर है उसमें सीधे सीधे 2 ध्रुव बन गए हैं। एक और भाजपा है, एक और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने इस माहौल को भांप लिया है। जब वो सीधी टक्कर के आसार होंगे तो वो उसकी कोशिश है कि मायावती ना सही, चंद्रशेखर आज़ाद और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के साथ वो गठबंधन करके थोड़ी थोड़ी सीटें देकर चुनाव में जा सकती है। यानी कि वो जो उसका बड़ा पार्ट है, जो बड़े भाई की भूमिका है, वो अखिलेश यादव निभाएंगे और बाकी में गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। यूपी की सियासत में कांग्रेस पिछले 4 दशकों से सत्ता से बाहर है, 40 साल से। लोकसभा का जो भंवर था उसने जो पार किया वो समाजवादी पार्टी का साथ पाकर किया, लेकिन अब उनके नेता कुछ इस फिराक में हैं कि ऐसा किया जाए कि विधानसभा
चुनाव के नतीजे में पंजे को साइकिल की बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। बेशक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली हैं, लेकिन ये उपलब्धि उसकी व्यक्तिगत नहीं है, ये गठबंधन की उपलब्धि है और समाजवादी पार्टी के साथ की ताकत है। उसके बिना कांग्रेस के लिए 6 सीटें आना संभव नहीं था। और कांग्रेस अगर नेताओं के खाली बयान के आधार पर भ्रम में पड़ेगी, बिना संगठन के, बिना वोट बैंक के, तो उसकी हालत 2 से 4 की हो जाएगी, लेकिन 2 से 20 और 200 की नहीं होने वाली है। वो लोग इस बात को देख लें कि कांग्रेस अगर ताकतवर होती तो राहुल और प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अभी तक सत्ता के आसपास कहीं फटक नहीं पाई, कहीं साझीदार तक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। बहुत साफ है कि अभी उसको और इंतजार करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस लायक नहीं हुई है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़कर सत्ता में कहीं भागीदारी हासिल कर सके। इसलिए इंडिया गठबंधन अगर यूपी में टूटता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा। अब एक खबर बहुत ही शानदार है और एक अफसर का काम इन दिनों पूरी सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। योगी सरकार का यह डीएम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि वो एकदम फायर ब्रांड अफसर की तरह काम कर रहा है। ऐसे दमदार अफसर अब देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर वाली, जिसमें वो नायक की तरह काम करते हैं, लेकिन वो रहते विनम्र हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह जो इस समय कानपुर में जिलाधिकारी हैं, उनके काम इन दिनों रोज मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। कानपुर जैसे बड़े महानगर का जिलाधिकारी बनकर जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो जनता के बीच बेहद सरल है, लेकिन भ्रष्टाचार और काम चोरी करने वालों पर, गोलमोल करने वालों पर उनकी सख्ती इस कदर हावी हो गई है कि उनके नाम से अब जिले में एक अलग भय व्याप्त हो गया है। जिलाधिकारी की जो छापामार शैली है उससे अधिकारी घबराने लगे हैं। उनके छापे से सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उनकी दौड़ती हुई गाड़ी स्वास्थ्य महकमे से लेकर शिक्षा महकमे तक कब कहां पहुंच जाए, इसको लेकर अधिकारी डरे हुए हैं। आज ऐसे अफसरों की बड़ी ज़रूरत है। जितेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ईमानदारी की एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। वैसे तो वो मूलतः फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं, राज्य सेवा के अधिकारी रहे, प्रमोट होकर आईएएस अफसर बने। बातचीत में, व्यवहार में वो बहुत सरल हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में उनकी कार्यशैली बेहद पारदर्शी और सख्त भी है। जितेंद्र प्रताप सिंह को लगभग 4-5 महीना हुआ कानपुर का डीएम बने, लेकिन इन 4-5 महीनों में उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अलग लकीर खींच दी है। वो चर्चा में तब आए जब 26 जनवरी को उन्होंने एक ऑटो चालक को उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया और गणतंत्र दिवस परेड में अपने बगल में बैठाया। तो एक तरफ कहाँ वो गए थे कि हमको अपमानित किया गया, मैं जीना नहीं चाहता, दूसरी तरफ हंसते हुए सम्मान पाकर लौटे। दूसरी घटना है नौबस्ता इलाके की। एक मकान पर 25 साल से कब्जा चल रहा था राजकुमार कुशवाहा के। उस मकान को डीएम ने खाली करा दिया। खाली मकान होने के बाद वो डीएम का आभार जताने अपनी बेटी के साथ आए थे। तो अधिकारी सामान्य रूप से पूछ लेते हैं कि बेटी क्या करती हो, तो उसने कहा पढ़ रहे हैं। बिटिया ने बताया कि उसने कानपुर में इंटर में टॉप किया था और तब उसको इनाम मिला था, लेकिन आज वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है पर पैसा नहीं है कि कोचिंग की फीस भर सके। जितेंद्र प्रताप सिंह ने वादा किया कि वो इस बिटिया को पढ़ाएंगे और यूपीएससी की तैयारी का जो खर्चा आएगा कोचिंग का वो उसको देंगे। ये एक मानवीय उदाहरण था। तीसरा उनका एक छापा बड़ा चर्चित रहा जब वो बिरहाना रोड पर एक पीएचसी में उन्होंने मारा और जहां पर डॉक्टर साहिबा ने जिन मरीजों का इलाज किया था रजिस्टर में, उसमें 25 के 25 मरीज फर्जी निकले।
यानी कि इलाज हुआ नहीं, रजिस्टर में उनका इलाज दर्ज हो गया मरीज देखने का। डीएम साहब ने मौके से ही फ़ोन किया, भाई आप डॉक्टर साहब के पास आए थे, दवा मिली? तो संबंधित ने कहा कि हम तो पीएससी अस्पताल कहीं गए ही नहीं, न हमने कोई इलाज कराया, न हमने कोई दवा ली। तो डीएम ने वहीं पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। एक और मामला, नवरात्र बीता है, हमारे यहाँ शस्त्र को लेकर जिलाधिकारियों पर बड़ा दबाव होता है। महिलाओं के नाम पर भी लोग शस्त्र लेते हैं, पुरुष तो लेते ही हैं। लेकिन डीएम ने नवरात्र में अपने कार्यालय में 9 महिलाओं को बुलाया छानबीन करके, और उनको वहीं पर अपने हाथ से लाइसेंस स्वीकृत करके दिया। वैसे कानपुर में योगी सरकार में भी बहुत सारे जिलाधिकारी रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका फोकस किसी और चीज़ पर रहा होगा। जितेंद्र प्रताप सिंह के एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को कमतर रखा जाएगा तो वो सबसे ऊपर नजर आएंगे, और वो ईमानदारी के मामले में भी सीधी भर्ती सेवा के सारे अफसरों को पीछे छोड़ने की हिम्मत और कुव्वत रखते हैं। ऐसे अधिकारी सरकार की साख बढ़ाते हैं, और निश्चित ही जिनको लोग जानते नहीं थे, जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये तो साधारण डीएम बनकर रहेंगे, उन्होंने आज प्रदेश में सबसे एक अलग नाम रोशन किया है। तो स्वाभाविक है कि सरकार को उन पर फख्र और गर्व होना चाहिए। अब बात है एक ऐसी खबर की कि जब चुनाव लड़ने नेता जाता है उस समय तो फिर वो जनता की भावनाओं पर, पार्टी की ताकत पर और अपने तमाम सारे वादों पर सवार होकर जाता है। लेकिन जब चुनाव जीत जाता है, सहयोग से प्रदेश में मंत्री बन जाता है, तब फिर उसकी रफ्तार बदल जाती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे योगी सरकार में, जहां एक और प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने के लगातार दावे हो रहे हैं, वहीं उनके कई सारे मंत्रियों की लोकप्रियता लगातार घट रही है, गिर रही है, और उनके क्षेत्र में भी लोग अब उनसे नाराज नजर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जिनको लाखों वोटों से जीतने का श्रेय हासिल हुआ, उनकी स्थिति अब अपने ही क्षेत्र में पतली हो गई है। उनके क्षेत्र की जनता उनको फिसड्डी मानने लगी है, उनसे नाराज है। और ये खुलासा एक निजी संस्था के सर्वे में किया गया है, जो प्रदेश के दिग्गज मंत्रियों की पतली हालत की सूचना देता है। सर्वे में यह साबित हुआ है कि बड़े बड़े नाम वाले मंत्री अपने दम पर कुछ नहीं हैं, पार्टी के दम पर बड़े बने हुए हैं। उनका अपना व्यक्तित्व जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले गाजियाबाद से मंत्री हैं सुनील शर्मा। वो 2 लाख वोटों से भाजपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव जीते हैं। साहिबाबाद विधानसभा है उनकी, लेकिन आज की हालत में उनकी लोकप्रियता अपनी विधानसभा में तेजी से घट रही है। जनता के बीच मात्र 32.40% लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरा नाम है बलिया नगर से विधायक और सरकार में बहुत चर्चित मंत्री हैं दया शंकर सिंह। परिवहन मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद से उनका कद भी बहुत बड़ा हो गया और विभाग तो उनको बड़ा मिला ही है, लेकिन बलिया में दया शंकर सिंह को मात्र 32.30% लोगों ने ही समर्थन दिया है। यानी कि दया शंकर सिंह भी अपनी विधानसभा में अब काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और उनको जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तीसरा नाम है मथुरा के छाता से विधायक गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार हारते हैं। अब की बार लगातार 2 बार जीत गए। उनको 32.10% लोगों ने ही अच्छा माना है, अपने क्षेत्र में बेहतर माना है। अनिल राजभर बनारस से हैं, लेकिन उनकी भी लोकप्रियता डाउन हो रही है, भाजपा के हैं। सहयोगी दल के मंत्री भी हैं पुरकाजी से अनिल कुमार आरएलडी के, और ओम प्रकाश राजभर, ये भी सहयोगी दल हैं। इन दोनों का भी हालत खराब है। मंत्री बनने के बाद से अनिल कुमार का अपने क्षेत्र में ग्राफ लगातार गिरा है,
32.30% लोगों ने ही उन्हें बेहतर विधायक माना है और उनकी स्थिति यह है कि भाजपा के साथ आने पर मंत्री पद तो उन्हें मिल गया, लेकिन अपने इलाके में वो अपनी ज़मीन खो रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। लोकप्रियता के मामले में ओम प्रकाश राजभर काफ़ी बड़े नेता हो चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ भी धीरे धीरे ज़मीन खिसक रही है। वो मंत्रियों में सबसे नीचे हैं। जो उनकी विधानसभा है जहूराबाद, वहाँ पर मात्र 27% लोग उनके समर्थन में हैं। सरकार में सहयोगी हैं, पीला गमछा उनकी खास क्रेज है, वो दिग्गज मंत्री के तौर पर भी चर्चित हैं और विभाग भी बहुत बड़ा है, गांव-गांव वाला है, पंचायत वाला है। लेकिन अपनी विधानसभा में जो सर्वे में उनको मात्र 27% लोगों ने ही अच्छा कहा है। तो इसका मतलब यह है कि उनका ग्राफ काफ़ी नीचे है। जो ऐसे विधायक मंत्री बने हैं, सरकार में बड़ा ओहदा लिए हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 2 साल बाद चुनाव में जाना है। अगर अपने ही इलाके में आपकी लोकप्रियता घट रही है तो फिर सत्ता की मलाई 2 साल बाद उसका खामियाजा कहीं भोगना न पड़ जाए, इसको लेकर अभी से सतर्क हो जाइए। सियासत में लेकिन समय समय पर मूल्यांकन इसलिए होना चाहिए क्योंकि सरकारों की जवाबदेही सामूहिक है। किसी एक मंत्री, 2 मंत्री, 4 मंत्री की अगर लोकप्रियता घटेगी, उसकी वजह से सीटें कम होगी, तो नुकसान तो पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री का होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तब जब उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला हो। ऐसे विस्तार में जो लोग नीचे आ रहे हैं, उनके लिए, उनकी कुर्सी के लिए एक खतरे की घंटी है ये, और इस घंटी को समझना होगा उनको। जब अपने इलाके में ही कमज़ोर हो जाओगे तो विधायक न बन पाओगे, न विधायक बनोगे तो फिर मंत्री भी नहीं बन पाओगे। सरकार भले आपकी पार्टी की रहा है, फिर वही दर्द चारों ओर लेके घूमोगे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो फिलहाल इस सर्वे के बाद आपको ले चलते हैं साहित्य की ओर, जहाँ पर मंत्रियों के लिए तो ये सब दाग आए दिन झाड़ फूंक के हटा देने वाली चीज़ें हैं। वो बेफिक्र रहते हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव समीकरण से जीता जाता है, हवा चलती है और उसी में वो उनकी नैया पार हो जाएगी। वादे जो करके आए हैं दोबारा कोई पूछेगा नहीं, जनता की मेमोरी छोटी है, भूल जाती है, और पूछेगा भी तो जवाब क्या देना है। तो फिलहाल सुनिएगा कि सब झूठा व्यवहार है दादा, कौन किसी का यार है दादा, 2 दिन का है खेल तमाशा, 2 दिन का संसार है दादा, बीच भंवर में डूब रहे हैं, अपनी नैया पार है दादा, और चुप रहता है सब बातों पर, वो कैसा सरदार है दादा। नमस्कार।